मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मेरे ओर से हरे कृष्णा। आज मैं जिस भारत के जिस महान विभूति के बारे में बताऊंगा, वो एक आदर्श व्यक्ति, आदर्श स्वतंत्र सेनानी, आदर्श युवा नायक और आज़ाद हिंद फौज के नेता और हमारे देश के रियल हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोल रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी को हुआ था। किस सन में हुआ था मेरे को याद नहीं है, और मेरे ख्याल में वो जवाहरलाल नेहरू के हम उम्र के ही होंगे। ये उनसे 2-4 साल बड़े और छोटे भी हो सकते हैं। उनके पिताजी के नाम शायद जानकीनाथ बोस था, जानकीनाथ बोस। वो उड़ीसा के कटक में एक प्रतिष्ठित एडवोकेट थे। उनके बहुत आमदनी थे, बहुत ज़्यादा, और बहुत बड़ा महल जैसे मकान, रिश्तेदार, नौकर चाकर सारे भरे पड़े थे। जैसे रविन्द्रनाथ खूब अमीर थे, उतना अमीर नहीं होते पर भी अमीर थे। ये लोग अमीर थे और गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ थे। और इनके भी मेरे ख्याल में 8-10 भाई बहनें थे नेताजी के, सुभाष जी के। और ये शायद सबसे छोटा लड़का था। तो शुरू में इनको एक इंग्लिश मीडियम, कटक के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती कराया गया था। तो वहाँ पढ़ रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ, उनको कुछ दिन पढ़ने के बाद किस कारण से पढ़ने को ठीक मालूम नहीं, उनको बंगला मीडियम में, बंगाली मीडियम में भर्ती कराया गया। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लड़के सारे इंग्लिश जानते थे, उनको बंगाली और संस्कृत ये दोनों बिल्कुल ही आता नहीं था। तो उनको जब कोई गाय के बारे में ऐसे लिखने के लिए कहा, तो इतनी गलती किया उन्होंने बंगाली में ही, और संस्कृत तो पूछो ही मत, कुछ भी नहीं आता था। तो टीचर ने बहुत हंसने लगा और सारे बच्चे बोले, अरे तुम कहाँ से आए हो, तुम कुछ भी बंगला तक नहीं जानते हो, तुम बहुत मजाक उड़ाए। फिर उन्हें बहुत शर्म आया, और उसके बाद उन्होंने बंगाली और संस्कृत में खूब मन लगा के पढ़ा। और फाइनल में, उसी साल के फाइनल में जब रिजल्ट आया, तो दोनों सब्जेक्ट में 90 से ऊपर ही लिया था उन्होंने। ऐसे उन्हें दृढ़ संकल्प था। वो बहुत मेधावी छात्र थे, और कुछ दिन में बंगाली मीडियम को उन्होंने अपने बस में कर लिया, बंगाली मीडियम बाकी सब्जेक्ट का, और बहुत बढ़िया पढ़ने लगे। बचपन से उनको देश की सेवा भावना की बहुत विचार था, आदत। हम छोटे छोटे दोस्त होते हुए कोई शमशान में किसी मृतदेह को जलाने के लिए वगैरह कोई वो लोग जाते थे उस बचपन में अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही गरीबों के भलाई के काम करते थे। इसके बाद 10वीं मैट्रिक एग्ज़ाम में, तब बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही प्रोविंस था। तो पूरे ये इसमें उन्होंने शायद एंट्रेंस 10वीं बोर्ड के उन्होंने शायद दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और प्राप्त करने के बाद उन्होंने कोलकाता का प्रेसिडेंसी कॉलेज में, कोलकाता का प्रेसिडेंसी कॉलेज सबसे बेस्ट कॉलेज है, और उनमें केवल ही मेधावी स्टूडेंट को स्थान मिलता है। और सबसे बेस्ट कॉलेज कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज, और ये गवर्नमेंट के ही है, लेकिन बहुत बढ़िया कॉलेज है। यहाँ चांस मिलना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ उन्होंने एडमिशन ले लिया, पढ़ने लगा। लेकिन वहाँ सब उस टाइम सारे अंग्रेज लेक्चरर थे, प्रोफेसर सब अंग्रेज थे। एक लेक्चरर था, ईटन उसका नाम था। वो हमेशा भारतीयों के बारे में उल्टा सिल्टा बोलते रहते थे, बदनाम करते थे भारत के बारे में। तो सुभाष जी के खून जलता था इससे, इतना अपशब्द करते थे भारतीयों के बारे में। मतलब उनके अंदर भारतीयों के बारे में एकदम नफरत, घृणा। जैसे हम कोई नेटिव भारतीय, तो नेटिव कहते थे अंग्रेजी ने, और नेटिव के प्रति इतना घृणा रहते थे उनके, तो बहुत ज़्यादा अपशब्द कहते थे। एक दिन सुभाष जी को
ये उनके सब भारतीयों के बारे में बोलना पसंद नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, जब ईटन सीढ़ी से क्लास लेके नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने उस सीढ़ी के बीच में जो एक जगह थे वहाँ खड़े थे और ईटन के मारा, थप्पड़ वप्पड़ खूब मारा, उन्होंने खूब मारा। उन्होंने ये चिंता नहीं किया मेरा क्या होगा, पढ़ाई क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि वो भारतीयों के बारे में इतनी बदनामी किया तो उनका खून खोल गया। और भी तो स्टूडेंट थे, किसी के इतना हिम्मत नहीं हुआ। उन्होंने अपने भविष्य जो इतना मेधावी स्टूडेंट जो सेकंड होके आए थे उसने ईटन को मार दिया, जिसका फलस्वरूप तब अंग्रेज राज था, उनको रास्टिकेट कर दिया गया है और वो बैठ गया, पढ़ाई खत्म हो गया उनका। अब कोई कोई किसी कॉलेज में तो लेंगे नहीं। उस टाइम कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे सर आशुतोष मुखर्जी, जिसे बंगाल के टाइगर कहते हैं। इतनी जैसे उनके चेहरा था ऐसे उसके मूछे और वैसे वो खाते पीते थे। उन्हीं की बेटा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भाजपा के आदर्श नेता है। तो लोग कहते हैं ना, बाप की बेटा सिपाही के घोड़ा। तो आशुतोष मुखर्जी जैसे थे उनकी बेटा भी वैसे ही लायक बने थे। तो आशुतोष मुखर्जी थे कि इतना ब्रिलियंट थे लड़के का, पढ़ाई नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में फ़ोन करके वहाँ के प्रिंसिपल के, स्कॉटिश चर्च कॉलेज अंग्रेज उनके अंडर में नहीं थे शायद, तो उनके एडमिशन स्कॉटिश चर्च कॉलेज में करा दिया था ताकि इनके भविष्य न खराब हो। तो सुभाष चंद्र बोस स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए वगैरह जो सब कर लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद हाँ, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के अपने आदर्श मानते थे और उनके किताब, उनकी सारे किताब पढ़ते थे। अचानक बीए पास वगैरह करने के बाद अचानक उनके मन में क्या हुआ, बोले मैं भी सन्यासी हो जाऊं स्वामी विवेकानंद तरफ। फिर उन्होंने अचानक सन्यासी होके चले गए हरिद्वार में, ये सब वृंदावन मथुरा वगैरह सब देखने लगे। लेकिन उनको ये बात अच्छी नहीं लगे, आँख मूंद के ध्यान करना, ये पूजा पाठ करना उनको लगता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम की आवश्यकता है, मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ, मेरे लिए काम की ज़रूरत है। ऐसे आँख मूंद के भगवान को उपासना करना मेरे बस की बात नहीं, मुझे बहुत काम करना है, ये सब फीलिंग होने लगा। हाँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम इंतज़ार कर रहा है। तो जो भी हो, फिर उन्होंने वापस आ गए और उसके बाद उनको आईसीएस के पढ़ने के लिए इंग्लैंड में भेज दिया गया उनके पिता। मैंने बताया ना, बहुत पैसे वाले आदमी थे और इतने बिलियन लड़के थे। तो वहाँ लंदन में आईसीएस एग्ज़ाम दिया और वो 4th हुआ। उसके बाद वो फिर स्वदेश लौट आए और स्वदेश लौट आए, कलकत्ता में रहने लगे और वो कलकत्ता म्यूनिसिपल कमिश्नर कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी के कमिश्नर बने। उस पोस्ट में काम करते लगे। इधर आज़ादी का आंदोलन शुरू हो गया और महात्मा गांधी भी देश में आ गए थे और उन्होंने भी फिर ऑल इंडिया कांग्रेस में उन्होंने भी ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद चूँकि वो सब कुछ जानते थे, एनसीसी कैडेट वगैरह लिया था उसने, पैरेड वूरेड सब कुछ जानते थे। और फिर वो क्या हुआ, ऑल इंडिया कांग्रेस अधिवेशन में उनको 2 बार प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। हालांकि एक बार तो, प्रथम बार तो गांधी जी उनको बहुत पसंद करते थे, लेकिन दूसरी बार गांधी जी उनको नहीं चाहते थे। उन्होंने दूसरा कैंडिडेट लगाया था, लेकिन फिर भी उनके पॉपुलैरिटी कारण वो चुन गए थे। लेकिन गांधी जी के साथ उनके विचार बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। गांधी जी ये असहयोग आंदोलन वगैरह ये इस तरह से आज़ादी चाहते थे। सुभाष चंद्र का ओपिनियन अलग था। वो कहते थे भीख मांगने से कोई आज़ादी नहीं मिल सकता, आज़ादी को छीन लेना पड़ता है, उसके लिए बलिदान चाहिए, ये उनके थी। इसलिए उनको गांधी जी से उनके मतभेद हो गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया और अपनी खुद की पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई और उनके नेता थे वो। और वो क्रांतिकारियों की भी मदद करते थे और बहुत ही अंग्रेज गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत खतरनाक साबित हो रहा था। तो क्या हुआ,
अंग्रेज गवर्नमेंट ने उसको नज़रबंद कर दिया घर में। घर से बाहर नहीं जाओगे, चारों तरफ पुलिस पहरा रहते थे। अब वो जाए कैसे, घर से निकाले कैसे, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम इंतज़ार कर रहा है। तो रोज ही पुलिस रहता, फिर वो उनके साथ दोस्त वगैरह को मिलने आते। इस तरह से उन्होंने एक योजना बनाई कि वो रात के किसी तरह से भाग जाएंगे यहाँ से, और उसके बाद वो चले जाएंगे। उनके बहुत दोस्त मुस्लिम दोस्त भी थे, ये थे, उनके सब सहायता लेके एक दिन रात को अंग्रेज गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए उसके ऊपर नज़रबंदी से भी वो निकल गए, और उनके कोई मुसलमान दोस्त थे, उनके साथ वो उनके भाई बन के अफ़गानिस्तान के रास्ते निकल गए। उनका भतीजा शिशिर कुमार बोस उनको काफ़ी बहुत दूर तक छोड़ दिए। उनके घर वालों भी उनकी आज़ादी से बहुत मदद, क्योंकि खास तौर पे शिशिर कुमार घोष ने उन्हें काफ़ी दूर तक कलकत्ता के बाहर तक छोड़ दिए थे। उसके बाद वो उनके मुस्लिम दोस्त के साथ उनके ये क्या कहते हैं, गूंगे बहरे दोस्त बन के चले गए, मुस्लिम बन के अफ़गानिस्तान के रास्ते हुए, ईरान होते हुए, रशिया होते हुए जर्मनी पहुंच गया। तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और हिटलर पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली नेता थे, और वो नेताजी सोचते थे अगर हिटलर के समर्थन मिल जाए तो हम अंग्रेज को हमारे देश से बाहर फेंक सकते थे। इसलिए वो हिटलर के मिलने गए थे, और सुना है हिटलर ने उसकी परीक्षा करने के लिए 8-10 अपने हमशक्ल को उनको भेजा था। वो लोग उनके साथ हाथ मिलाने लगे, तो उन्होंने कहा असली हिटलर के पास ले चलो। तो हिटलर के पास जब उन्होंने देखा, हिटलर बोला आपको कैसे पता चला मैं ये लोग असली हिटलर नहीं? बोले जिस आदमी का डर से सारा दुनिया काँप रहा है, वो ऐसे मेरे जैसे अरे गहरे से हाथ मिलाएगा क्या? तो मुझे पता चल गया, इसलिए मुझे इतना मालूम है, आप इतना आसानी से किसी से मिलते नहीं हो। जो भी है, हिटलर को उन्होंने प्रभावित किया। हिटलर का कुछ दिन ठहरो, मैं जापान से बात करता हूँ। आपको पता है तब एक तो हिटलर के साथ इटली और जापान थे, और दूसरा मित्र शक्ति थे इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस और चीन, ये 5 थे शक्तियाँ। तो हिटलर ने उनके वेट करने के लिए कहा, और इधर देश के लोग भारतवासी सुना कि नेताजी सुभाष चंद्र शायद मर गया होगा यहाँ से जाते टाइम, और मर गया होगा कि कहाँ पता नहीं चला रहा ना कितने दिन के। फिर अचानक एक दिन जर्मन रेडियो से आवाज़ आया, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। सब लोग एकदम अचंभित हो गया, बोला है मैं सुभाष बोल रहा हूँ जर्मनी से, और मैं सकुशल हूँ और बहुत जल्दी भारत लौट रहा हूँ। तो सारे देश एकदम आनंद उद्वेलित हुए उठे कि सुभाष जी जिंदा है और जर्मनी में है। तो इस बारे में ये एक बहुत बढ़िया बंगाली किताब निकला है, बहुत मशहूर किताब है, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। बंगाली में আমি नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलছি। तो ये किताब बहुत ही पॉपुलर हुआ हमारे समय में। तो मैं सुभाष बोल रहा हूँ। उसके बाद जर्मनी में रहने के दौरान 6-7 महीने रहे उन्होंने, तो सुना है उन्होंने एक जर्मन लड़की से शादी की है। ये बात कहाँ तक सच है मुझे मालूम नहीं। और उनकी एक बेटी भी है, उसके नाम अनीता, वो अभी भी जिंदा है कहती है, और वो अभी भी जिंदा है। वो भारत में कई बार आ चुकी है, उनके रिश्तेदार भी मिले हैं कलकत्ता में। तो शादी की या नहीं की या उनकी बेटी है, ये बात मुझे सच है झूठा है पता नहीं, लेकिन ये मैंने सुना है। उसके बाद उनको हिटलर ने जर्मन भेज दिया सबमरीन से, वो जर्मन चले गए। जर्मनी में जापान में रासबिहारी बोस के अंडर में जो भारतीय युद्धबंदी जापान के द्वारा युद्धबंदी बनाए गए थे, उनको रासबिहारी बोस को सौंप दिया गया था, करे तुम इनको सेना बनाओ और बना के जाओ, अंग्रेजों को आक्रमण करो, तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करो। लेकिन रासबिहारी बोस वो जापान में रहते रहते बहुत बूढ़ा हो गया था,
उनके वो नेतृत्व क्षमता बहुत कम हो गई थी। तो सुभाष जो जब आ गए तो सुभाष को कहा, सुभाष तुम इस फौज को संभालो और इसको लेकर लड़ाई करो और तुम ही इसको कमांडर इन चीफ बन जाओ। सुभाष चंद्र सहर्ष वो दायित्व लिया और आज़ाद हिंद फौज के नेताजी बने। तब से उनका नाम नेताजी हो गया। फौज उनको बहुत सम्मान करते थे, आज़ाद हिंद फौज नेताजी को, कि एक नायक, एक भारतीय एक सेना लेके अंग्रेजों के साथ लड़ रहा है। ये एक आश्चर्य व्यापार, मतलब ये ऐसे घटना खूब कम देखा जाता है कि इंडियन भारत का इतना बड़ा राष्ट्र था, इतना राज्य थे, किसी ने तो इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई नहीं की। अकेला एक नेताजी ने भारतीय सेना के लेके भारत के पूर्वी तट से लड़ाई शुरू कर दिया। जापान की तरफ से सप्लाई वगैरह सब आने लगा और फिर मणिपुर इम्फाल होते हुए वो आ रहे थे एक के बाद एक। इधर अंग्रेजों को जापान के साथ लड़ना पड़ रहा, जापानी हवाई जहाज से बमबारी होते रह गया। इधर नेताजी के आज़ाद हिंद फौज भी लड़ने लगे और अंग्रेज को मुंह की खानी पड़ रही है। सिंगापुर तक के आगे और फिर आगे आगे आते रह गया। इम्फाल में भारतीय झंडा फहरा दिया आज़ाद हिंद फौज के। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सब भारतीय वासियों को लो। बोलो आज़ादी भीख मांगने से नहीं मिलेगा, आज़ादी छीन के लेना है और करो, कुछ करो, संघ को करो, दिल्ली चलो, दिल्ली को कब्जा करना है हमें। इस तरह से लड़ाई करने लगे। इधर दूसरे महायुद्ध जब चल ही रहा, इधर हिटलर को धीरे धीरे पतन होने लग गया। हिटलर को, क्योंकि अमेरिका पास धन बल, सेना बल और बहुत अस्त्र शस्त्र सारे, अमेरिका जब कूद पड़े तब क्या हुआ, हिटलर थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा। इसके अलावा भी हिटलर की सबसे बड़ी भूल हुई और रशिया को आक्रमण कर दिया। रशिया में साइबेरिया से वो सेना, ठंड में आधे से ज़्यादा सेना उनका मरी गया। तो ये सबसे उनकी बड़ी भूल थी। इधर इटली भी समर्पण कर दिया मित्र बाहिनी की सेना के पास और हिटलर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते गया और आखिर में हिटलर हार गया और वो सुसाइड कर लिया, सुना है सुसाइड कर लिया बंकर में। जब अकेला बचा, जापान लड़ रहा था, जापान को कोई, जापान इतनी शक्तिशाली था, उसने अमेरिका का पार हार्बर जो है बहुत बड़ा उनके जहाजी बेड़ा था, उसको तहस नहस कर दिया था एकदम आक्रमण करके। तो जापान को रुकना बहुत मुश्किल हो रहा है, इतना शक्तिशाली हो गया था जापान। इधर सुभाष चंद्र को सप्लाई चल रहा है, सुभाष चंद्र भी आगे 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 आ रहा है। उधर भारत में नेता महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन शुरू हो गया। इसलिए भारतीय सेना में भी बगावत शुरू हो गया। तो क्या हुआ, अंग्रेज तो विवश हो गया कि ये देश को आप संभालना मेरे लिए बस की बात नहीं। भारतीय जन जागरण में आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा ललक पैदा हो गया। सब लोग जाग गए कि हमें आज़ादी चाहिए। गांधी जी के आंदोलन पे भी बहुत सारे लोग शांतिप्रिय तरीक़ा से असहयोग आंदोलन करने लगे। इधर सुभाष चंद्र भी आक्रमण कर। जब अमेरिका देखा कि जापान ताबे नहीं आ रहा है, ये तो बहुत खतरनाक मोड़ ले रहा है, तब उन्होंने क्या किया, दोनों परमाणु बम, एटम बम गिराया नागासाकी और हिरोशिमा में। एटम बम इतनी खतरनाक है जो क्या है, दो शहर एकदम मिनट में तहस नहस हो गया। और उनकी जो रे है, उनके जो कचरे, परमाणु कचरे से कितनी लोग विकलांग हो गया। प्रेग्नेंट हुआ, ये जो औरतें प्रेग्नेंट थी, उनके बच्चे विकलांग, सारे विकलांग बच्चे होते लगे। बहुत भयंकर स्थिति हो गया इस पर एटम बम के। फिर जापान के एटम बम डालने के बाद जापान आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करते ही उस सुभाष चंद्र बोस के सप्लाई लाइन कट गया। अब बिना सप्लाई में सुभाष बोस कैसे आगे बढ़ सकते? सप्लाई चाहिए सेना के लिए, अस्त्र शस्त्र, खाना, भोजन, पानी, ये अगर सेना को नहीं मिला तो सेना कैसे लड़ सकते? फिर सुभाष चंद्र बोस को भी सेना को भी हार का सामना पड़ा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस खुद किसी प्लेन से चले गए अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि बचाना जरूरी था, उनको तो लड़ना था। पर कहते हैं ताइवान के पास, उनके ताइवान के पास उनके प्लेन क्रैश हो गया और उनका
मृत्यु हो गया। उनका मृत्यु एक रहस्यमय है, ना तो उनको लाश मिला ना कुछ भी। कई बार कोई कहते हैं साधु है सुभाष चंद्र बोस, कई बार बहुत बहुत सारे जांच कमीशन बैठा है, लेकिन किसी ने कोई नेताजी का मृत्यु का रहस्य आज तक निकल नहीं पाया। सभी ने यही सिद्धांत लिए कि नेताजी का मृत्यु हो गया उसी प्लेन क्रैश में। इधर आज़ादी ने बहुत आत्मसमर्पण कर लिया। अंग्रेजों ने ले तो लिया इनको, लेकिन अंग्रेज लोग और इस विराट इससे भारत के सिद्धांत की ओर नहीं रख पा रहा था कि भारत को रखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। इधर जन आंदोलन गांधी का नेतृत्व में, इधर सेना में भगवत सुभाष चंद्र बोस ने इनका आदि शक्ति को खत्म कर दिया। इधर इतने दिन से युद्ध 6 साल तक युद्ध 1939 से 45 साल तक अंग्रेजों को शक्ति एकदम पस्त कर दिया, और इतना बड़ा देश को संभालना उनके लिए मुश्किल हो गया। और वो देश को आज़ाद करके 1947 साल में 15 अगस्त को आज़ादी दे के चला गया। लेकिन जाते जाते भी उन्होंने इंडिया के 2 टुकड़ा करके चला गया, 2 क्या 3 टुकड़ा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों तरफ। एक बांग्लादेश को भी पाकिस्तान बनाया, पूर्व पाकिस्तान में, और पश्चिम पाकिस्तान बना दिया। लेकिन बात यही है कि सुभाष चंद्र जी प्रयास किए थे, आपने जीवन पर्यंत प्रयास किया। उन्होंने ICS के सुखमय जीवन, ICS होने के बाद उनको वो कहते थे, भाई को लिखा था चिट्ठी में कि ICS होने के बाद तो मेरे को बहुत बड़ा बंगला मिलेगा, गाड़ी नौकर चाकर सब मिला, अच्छी सैलरी मिलेगा, और रिटायरमेंट के बाद एक मोटी रकम पेंशन भी मिलेगा। लेकिन क्या ये काफ़ी है? मैं क्या इसके लिए जन्म लिया? मैं कि देश के लिए कुछ नहीं करूँगा? मेरे को ये नौकरी पसंद नहीं है भैया, मैं तो आज़ादी के लिए लड़ना मेरा पसंद है, यही मेरा काम है। भारत भूमि का जब तक नहीं आज़ाद करूँगा मेरे को शांति नहीं मिलेगा। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन बलिदान कर दिया। इतने पढ़े लिखे, इतने कुछ सब कुछ करते हुए सुखमय जीवन बिता सकते थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ त्याग करके देश के लिए अपने को न्योछावर कर दिया। देखिए आज के युग में कोई आदर्श व्यक्ति हम देखते ही नहीं जिसको बच्चे अनुसरण करे, जिसको बच्चे लोग उनकी नकल करे। मतलब देखो हमारा आइडियल है ये। देखिए हमारे समय में तो बहुत सारे, हमारे से कुछ जनरेशन आगे की तक लोगों के सामने इतने बड़े बड़े आदर्श व्यक्ति थे। जैसे देखिए अरविंद घोष, नेताजी सुभाष चंद्र, सब सर्वोपरि स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर गगले, तिलक वगैरह, कितनी सारे आइडियल व्यक्ति थे जिनका हम नकल, उनका आदर्श में चल के हम बड़े हो सकते थे। लेकिन आज की ज़िंदगी में क्या हो रहा है? कोई आदर्श नेता नहीं, कोई व्यक्ति आदर्श नहीं है। आज के लड़के या तो बॉलीवुड के स्टार को या हॉलीवुड के स्टार की नकल करते हैं, उनकी तरह कटिंग कराते हैं। उनके सामने कोई आदर्श नहीं कि अपने जीवन को, चरित्र को कैसे करेगा, अपने चरित्र के नियंत्रण। तो आदर्श नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, किसी आदमी के अंदर नहीं है आदर्श। हम बच्चे क्या करें? बच्चे को तो दिग्भ्रांत है, वो बस मोबाइल के लत लग रहा है, यही है बस मॉडर्निज्म और पाश्चात्य संस्कृति नकल। जबकि पाश्चात्य देश हमारे नकल कर रहे हैं। हमारी जो आध्यात्मिक संपदा है उसके लिए बहुत सारे विदेशी हमारे देश में आ रहे हैं। वृंदावन, मथुरा, मायापुर, इसमें बहुत सारे विदेशी लोग आ रहे हैं। जो भी है, सुभाष चंद्र बोस एक आइडियल नेता थे, एक आइडियल जिसको आप नकल कर सकते थे, जिनके अनुकरण कर सकते थे, उनके आदर्श पे चल सकते थे। तो आज मैं सुभाष चंद्र बोस के उनके चरण में कोटि कोटि प्रणाम जना के उनके जीवनी समाप्त करता हूँ। आप लोगों को उनकी जीवनी कैसे लगे मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हो सके तो मुझे भूल त्रुटि के लिए क्षमा कीजिएगा। और धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा।